एपिसोड की शुरुआत एक ब्लू कार को दिखाने से होती है जो कि एक बंगलो के आगे आकर रुक जाती है और उसमें से हमारा मेल लीड हुयोंग बाहर निकलता है। वो जब उस घर को देख रहा था तो उसके साथ एक आदमी भी होता है जो कि उसका लगेज लेता है और बोलता है कि यहाँ पर रहने से अच्छा होटल में रहना होता। पर योंग बोलता है कि यहाँ से ऑफिस ज़्यादा पास है और वो कोरिया में इस बार 10 दिन रहेगा। ये बोलते हुए अंदर जाता है। असल में ये जो पर्सन उसके साथ में होता है वो उसका अंकल होता है। वो उसे बोलता है कि वैसे भी तुम हेडक्वार्टर के एस हो तो तुम्हारे लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। योंग अब जब पूरे घर को देख रहा था तभी अंकल उसे बोलता है कि अब तुम यहाँ पर आ गए हो तो अपने फ्रेंड वगैरह से मिलकर आओ। पर वो बोलता है कि मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है और मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ इस सब में। जब वो अंकल उसे खाने के लिए पूछता है तो योंग बोलता है कि उसका ऑलरेडी प्लान है। ये सुनकर अंकल उससे पूछता है कि क्या तुम किसी लड़की से मिलने के लिए जा रहे हो? अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हारा कोई प्लान नहीं है। लेकिन योंग उसे कोई भी जवाब नहीं देता और चला जाता है। इसके बाद हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जो कि स्ट्रीट पर चल रही थी और कहीं जाते हुए अपनी फ्रेंड से बात करते हुए कहती है कि वो बेसिक मेकअप लगा कर जा रही है और अपनी फ्रेंड के पूछने पर बता देती है कि हाँ उसने मेकअप वगैरह सब कुछ कर लिया है। इधर हम योंग को देखते हैं जो कि एक कैफे में सनग्लासेस लगाकर बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर हमारी फीमेल लीड भी आ जाती है जो उसे अकेले बैठा हुआ देखकर स्माइल करते हुए उसके सामने आकर बैठ जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर ब्लाइंड डेट के लिए आए हो ना? मेरा नाम होंगजू है और मैं ये जी की बेस्ट फ्रेंड हूँ। ये सुनते ही वो शौक रह जाता है और अपने सनग्लासेस निकालता है और उसे देखते हुए अपने हाई स्कूल का टाइम याद करता है जब होंगजू उसे ऐसे ही स्माइल करते हुए सभी के सामने हार्ट बना हुआ एक लेटर दे रही थी। और अब वो उससे पूछता है कि क्या तुम सच में होंगजू हो? तभी वहाँ पर मीसू नाम की एक लड़की आती है जिसे देखकर होंगजू को समझ में आ जाता है कि वो गलत इंसान के पास ब्लाइंड डेट के लिए आ गई है। इसलिए वो जल्दी से अपने पार्टनर के पास चली जाती है जो कि पीछे वाले टेबल पर बैठा हुआ था। मीसू अब यहाँ पर योंग से बात करने लग जाती है और उससे बोलती है कि वो लोग जोसेफ की वेडिंग में मिले थे, क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ? पर वो तो यहाँ पर सिर्फ होंगजू की तरफ ही देखे जा रहा था और बोलता है कि इतना टाइम हो गया है तो अभी भी चेंज नहीं हुई। तभी होंगजू और उसका जो पार्टनर होता है वो उसे अपने साथ कहीं बाहर लेकर जा रहा था। ये देखकर योंग भी कैफे से बाहर आ जाता है लेकिन वो लोग उसे नहीं दिखते और वो सोचने लग जाते हैं कि क्या इसे सच में मैं याद नहीं हूँ। पर हम होंगजू को कार से जाता हुआ देखते हैं जो कि मिरर से योंग को ही देख रही थी जहाँ पर वो उसे पास्ता खिलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में लेकर जा रहा था। लेकिन होंगजू को कुछ और खाना था पर उसका पार्टनर बोलता है कि मुझे ये जी ने साफ मना किया है कि मैं तुम्हारी बात ना सुनो, इसलिए हम लोग पास्ता खाने के लिए चलेंगे। इसीलिए होंगजू कुछ भी नहीं बोलती। इधर मील के बाद मीसू योंग से बोलती है कि क्या वो उसके साथ बाहर में चलेगा लेकिन वो मना कर देता है। तो वो उसे अपनी कार में घर छोड़ने के लिए बोलता है लेकिन वो बहाना बनाने लग जाता है कि उसे यहाँ के रास्ते ठीक से नहीं पता और कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वो लड़का भी योंग को घर छोड़ना चाहता था लेकिन वो उसे मना करके खुद अकेली चली जाती है। और योंग जब कार ड्राइव कर रहा था तभी उसे रास्ते में जोसेफ का कॉल आता है कि तुमने मीसू को रिजेक्ट क्यों कर दिया, वो कितनी प्रिटी लड़की है। लेकिन उसे तो इस सब के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। वो कहते हैं कि वो यहाँ पर काम करने के लिए आया है और जल्दी काम खत्म करके वापस आने वाला है। जिसकी ऐसी बातें सुनकर वो उसे बोरिंग बोलकर फ़ोन रख देता है। फिर जब योंग एक ट्रैफिक सिग्नल पर वेट कर रहा था तभी वो बस स्टॉप पर होंगजू को बैठे हुए देखता है जो कि अपने खुले बालों का बन बना रही थी जैसे कि वो पहले बनाती थी और हाई स्कूल का टाइम याद करता है कि कैसे उसने सभी के सामने उसे लेटर दिया था और पूछा था कि तुम मुझे इसका रिप्लाई लिखोगे ना। वो अब उसे अपनी कार से आवाज़ लगाता है लेकिन तभी उसके सामने बस आ जाती है। वो उसे देखती भी है लेकिन सिग्नल ग्रीन होने की वजह से योंग को कार ड्राइव करनी पड़ती है। इसलिए वो कार से टर्न लेकर वापस से बस स्टैंड की तरफ आता है लेकिन तब तक होंगजू वहाँ पर नहीं होती जिससे उसे लगता है कि वो चली गई है। लेकिन जैसे वो साइड में एक फूड स्टॉल को देखते हैं तो वहाँ पर होंगजू खड़ी हुई थी। वो भी अब उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है और अपने लिए तो बुक की ऑर्डर करता है जिसे देखकर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। अब जब वो फिश ब्रॉथ पी रही थी तो वो उससे भी अपने लिए मांगता है और फिर पूछता है कि होंगजू क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? जिस पर वो बोलती है कि हाँ तुम मुझे याद हो। योंग बोलता है कि फिर तुमने मुझे पहचाना क्यों नहीं? वो कहती है कि पहचान कर भला क्या ही करना था। योंग बोलता है हमें मिले हुए 10 साल हो गए हैं। होंगजू अब सरकास्टिक होते हुए बोलती है कि सच में इतना टाइम हो गया है और तुम तो यूएस में थे ना, तो यहाँ पर कैसे? क्या किसी फ्रेंड से मिलने के लिए आए हो? पर वो कहता है कि मैं काम के लिए आया हूँ और सबसे पहले तुम ही से मिला। जो सुनकर वो उसका नंबर ले लेती ताकि वो उसके क्लासमेट्स को दे सके उससे बात करने के लिए। अब जब वो ब्रॉथ पी रही होती है तभी योंग उससे पूछता है कि क्या तुमने मुझे मिस किया? ये सुनते ही उसके मुंह से ब्रॉथ निकलकर सीधा उसके कपड़ों पर गिर जाता है। उसी वक्त उसकी बस भी आ जाती है। इसीलिए वो स्टॉल वालों को पैसे देकर जो बचा हुआ चेंज है वो योंग को देने के लिए कहती है जिससे कि वो अपना कोट ड्राई क्लीन करवा ले और फटाफट से वहाँ से बस में चढ़ के चली जाती है। योंग अब कुछ लेने के लिए शॉपकीपर के साथ में हाथ आगे करता है लेकिन वो उसे बचा हुआ चेंज पकड़ा देता है और बोलता है कि पता नहीं कौन बेवकूफ़ आदमी है
जो कि अपनी गाड़ी बस स्टॉप के सामने पार्क करके चला गया। देखो उसकी गाड़ी टो करके ले जा रहे हैं, जो कि असल में उसी की कार थी। और कार ले जाने के बदले में वो उसे एक पैम्पलेट देकर चले जाते हैं। अब वो घर पहुंचकर काम करते हुए उन चेंज को देखता है और सोचता है कि उसने अभी तक मुझे कांटेक्ट नहीं किया। फिर थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है कि मैं भी तुमसे मिलकर बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। पर वो फिर से वो अपने फ़ोन की तरफ देखता है और बोलता है कि कौन याद रखता है कि 10 साल पहले क्या हुआ था। फिर हमें यहाँ से 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ योंग ओबुकदोंग नाम के एक स्कूल में पढ़ता था। वो बस से अपने स्कूल के अंदर जा रहा था, जहाँ हम देखते हैं कि उसके पैर में प्लास्टर लगा हुआ था। जैसे वो बस से उतरने वाला था, तभी ड्राइवर उसे कहता है कि पीछे तुम्हारे स्कूल की लड़की सोई हुई है, उसे भी उठा दो। इसीलिए अब ना चाहते हुए भी उसे जाकर उठाना पड़ता है। फिर दोनों बस से उतरकर साथ में स्कूल की तरफ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो स्कूल के गेट के सामने पहुंचते हैं तो होंगजू देखती है कि उनके टीचर लेट आने वाले बच्चों को पनिशमेंट दे रहे हैं। इसीलिए वो जबरदस्ती योंग का हाथ पकड़कर अपने शोल्डर पर रखती है, जैसे उसे चलने के लिए सपोर्ट कर रही हो। जहाँ टीचर देखते ही उसे बोलने लग जाते हैं कि आज तुम फिर से लेट आई हो। लेकिन वो कहती है कि अरे वो तो अपनी फ्रेंड को हेल्प कर रही थी ना, इसी वजह से लेट हो गई। पर वो यहाँ पर साफ साफ मना कर देता है कि वो उसका कोई दोस्त वोस्त नहीं है, और अपना नेम बैच छुपाकर पूछता है कि अच्छा अगर मैं तुम्हारे दोस्त हूँ तो बताओ मेरा नाम क्या है, जहाँ पर उसे तो उसका नाम भी नहीं पता था। ऐसी हरकत करने की वजह से वो उसे घूर रही थी। तभी योंग टीचर से बोलता है कि वो तो आज उससे पहली बार मिला और अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से जा रहा होता है। तो होंगजू बोलती है कि ये भी तो लेट आया है ना। इस पर टीचर कहते हैं कि उसका पैर देखो, उसके पैर में चोट लगी है। टीचर अब उसका बैग चेक करते हैं जिसके अंदर सारी नॉवेल्स वगैरह भरी हुई थी। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारी टेक्स्ट बुक कहाँ पर है। जो सब कुछ देखते हुए योंग जा रहा होता है। अगले सीन में हम योंग क्लासरूम में बैठकर स्टडी कर रहा था। तभी उसे अपने एक बैग के अंदर एक नॉवल मिलती है, जिसे देखकर वो स्माइल करता है। असल में ये नॉवल टीचर से बचने के लिए होंग ने चुपके से उसके बैग के अंदर डाल दी थी। तभी टीचर योंग को बुलाकर बोर्ड पर एक सवाल सॉल्व करने के लिए देते हैं, जिसे वो आसानी से सॉल्व कर देता है। तो वो खुश होकर बोलने लग जाते हैं कि वो हैंडसम के साथ साथ स्मार्ट भी है। और सभी स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि तुम्हें इसे देखकर मोटिवेशन नहीं मिलता क्या। अब वो उसी का एग्जाम्पल देकर सभी बच्चों को लाइफ लेसन देने लग जाते हैं। लेकिन योंग तो विंडो से बाहर देख रहा था। तभी उसे होंगजू दिखाई देती है, वो भी उसे ही देख रही थी और स्माइल करते हुए हाय बोलती है। सीन अब वापस से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर होंगजू खाना खाते हुए अपनी फ्रेंड येजी को कॉल पर बताती है कि आज वो योंग से मिली। जो सुनते ही वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और थोड़ी सी शाय भी होती है। वो उसके बारे में पूछती है कि वो कैसा है। तो होंगजू बताती है कि वो एकदम पहले के जैसा ही है और पूछती है कि क्या उसके बारे में सुनकर तुम इतनी ज़्यादा खुश हो सच में। इस पर येजी बोलती है कि वो मेरा फर्स्ट लव है और अपने स्कूल का टाइम याद करती है, जब होंगजू अपने स्टूडेंट लाइफ के बारे में कंप्लेन कर रही थी। तो येजी बताती है कि वो किसी लड़के को पसंद करती है जिसका नाम योंग है और वो एक टॉप स्टूडेंट है। वो उसी वक्त उसके साइड से जा रहा होता है तो वो होंगजू को दिखाती है, जिसे देखते ही वो कहती है कि अरे ये तो सुबह वाला लड़का है। उसे देखकर मन तो कर रहा है कि इसका दूसरा पैर भी तोड़ दूं, लेकिन अपनी फ्रेंड की साइड देखकर वो शांत हो जाती है। येजी कहती है कि क्या मैं कन्फेशन कर पाऊंगी उससे। तो होंगजू उसे मोटिवेट करती है कि वो दोनों पक्का साथ में होंगे। और वो याद करती है कि वो येजी की वजह से ही ग्राउंड में आकर उसे हाई कर रही थी, ताकि वो उसे येजी दिखा सके। लेकिन येजी तो उसे देखती भी नहीं, उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी। पर योंग को लग रहा था कि वो उसे देखकर स्माइल पास कर रही थी और हाई बोल रही थी। जिसके बाद येजी एक लव लेटर लिखकर योंग को देना चाहती थी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाती है और दे ही नहीं पाती। उसके बदले में वो होंगजू को उसका लेटर देने के लिए बोलती है। पहले तो होंगजू उसे मना कर देती है, लेकिन उसके काफ़ी इंसिस्ट करने पर मान जाती है। कॉरिडोर में अब वो सभी के सामने उसे लेटर देती है और बोलती है कि ये उसकी फ्रेंड येजी की तरफ से है। प्रेजेंट में अब येजी होंगजू से उसकी ब्लाइंड डेट के बारे में पूछती है, क्योंकि उसी ने उसके लिए ब्लाइंड डेट फिक्स कराई थी। तो होंगजू बोलती है कि वो लड़का तो एकदम रॉक की तरह है, जिसे मैं अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी नहीं लाना चाहूँगी। लेकिन येजी उसे समझाने लग जाती है कि वो इतनी जल्दी भला उसे कैसे रिजेक्ट कर सकती है। पहले उसे 2-3 बार डेट पर जाकर मिले, उसके बाद ही तो उसे पता चलेगा ना कि वो पर्सन रियल में कैसा है। पर होंगजू इस सब के बारे में और बात नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो इस टॉपिक को क्लोज करने के लिए बोलती है कि क्या तुम्हें योंग का नंबर नहीं चाहिए। जिसके इतना बोलने पर वो चुप हो जाती है और वो उसे योंग का नंबर भेज देती है। अगले दिन अब योंग अपनी कंपनी में मीटिंग कर रहा होता है, जहाँ पर वो कुछ नहीं बोलता, पर उसके लुक्स को देखकर ही सभी एम्प्लॉयज़ काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। तभी वहाँ पर उसका अंकल वो आता है, जो कि इस कंपनी का CEO था, और उन सभी से अच्छे से इस प्लान पर फोकस करने के लिए बोलता है। साथ ही वो योंग को उनसे इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर वो योंग को सभी से कुछ बोलने के लिए बोलता है, लेकिन योंग अपने बारे में उन्हें बताने के बजाय प्लान के अंदर जो भी कमियां थी वो सारे बताने लग जाता है कि कैसे उन लोगों ने कैलकुलेशन के अंदर भी मिस्टेक करी है। जिसे सुनते ही अंकल थोड़ा सा शॉक हो जाता है और उसे बीच में ही काटते हुए बोलता है कि तुम सच में किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर बन सकते थे, लेकिन यहाँ पर काम कर रहे हो। तब योंग कहता है कि अब से ये वाला ऑर्डर डायरेक्टली हेडक्वार्टर हैंडल करेगा, और वहाँ से जाकर उसके ऑफिस में काउच पर लेट जाता है।
अंकल वो कब परेशान होकर उसके पास आते और बोलते कि तुम इसी सब के लिए कोरिया आए थे ना। पर योंग कहता है कि ये डिसीजन सभी के लिए अच्छा होगा। इस पर अंकल बोलते हैं कि दोसियोन के जैसे क्यों बात कर रहे हो, मुझे पता है कि दोसियोन ने एक कंपनी स्टार्ट की थी, लेकिन कोरिया ब्रांच को तो मैं संभालता ना, वो भला ऐसे कैसे कर सकती है। जहाँ पर वो असल में उसकी मॉम की बात कर रहा था। और योंग भी बोलते हैं कि अभी तो मुझे उनकी तरह बनने में बहुत ही वक्त लगेगा। तभी अंकल को कुछ काम आ जाता है और वो योंग से अपनी कार की चाबी मांगता है। जहाँ वो उसे कार की चाबी तो दे देता है, पर बताता है कि वो टो हो गई है। ये सुनते ही वो शौक हो जाता है कि मैंने वो कार 1 महीने पहले ही खरीदी थी, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो कार टो हो गई। तो बताता है कि उसे एक क्लासमेट मिल गई थी जिससे बात करते हुए वो कार गलती से उसने बस स्टॉप पर ही पार कर दी और वो टो हो गई। जिसकी ऐसी बातें सुनकर अंकल बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि वो तुम्हारा फर्स्ट लव तो नहीं थी। पर योंग ने कोई भी जवाब नहीं देता। तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है, तो वो उसे बात करने के लिए बाहर चला जाता है, जहाँ पर असल में कॉल ये जी का था। वो उसे बताती है कि वो कौन है और क्या वो उसे पहचानता है। तो योंग बोलता है कि हाँ, वो उसे जानता है। उसके साइड में यहाँ पर होंगजू बैठी हुई थी, जो कि सारी बातें सुन रही थी। ये जी अब उसे यहाँ पर वापस आने के लिए वेलकम करती है और बताती है कि कैसे उनका एक और दोस्त जिसका नाम सांगपिल है, वो भी तुम्हारे बारे में जानना चाहता है, तो हम तुम्हारे लिए एक वेलकम पार्टी करते हैं। इसी बीच वो यहाँ पर होंगजू की आवाज़ सुन लेता है, इसलिए वो आने के लिए हाँ बोल देता है। फिर जब वो होंगजू से कुछ बोलने वाला था, तभी ये जी फ़ोन रख देती है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि वो उसे वापस से मिलने वाली है। इवनिंग में अब ये जी सांगपिल की शॉप के अंदर आती है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को टीज करते हुए बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर योंग भी आ जाता है। सांगपिल उसे देखकर काफ़ी इमोशनल होकर हक कर लेता है और उसके बारे में पूछता है कि वो कैसा है। तभी ये जी स्माइल करते हुए उसे हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, पर योंग सांग की तरफ देखकर कहता है कि आखिर ये कौन है। तो वो बोलता है कि हाँ, मुझे यकीन था तुम इसे नहीं पहचान पाओगे, ये लड़की ये जी है, इसने तो अपने पूरे ही लुक को चेंज कर लिया है। अब वो और ज़्यादा कुछ ना बोले, इसलिए ये जी उसे धक्का मारकर साइड कर देती है। फिर सांग इन सभी लोगों के लिए डिशेस को सर्व करता है, जहाँ ये जी तो थोड़ी देर में ही ड्रंक हो जाती है। वो उसे कहने लग जाती है कि तुम अभी फाइनेंशियल प्लानर बन गए हो ना। तभी सांग भी बताता है कि जब वो मिलिट्री में था तब उसे पता चला कि उसे कुकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए उसने 2 साल पहले रेस्टोरेंट शुरू किया। ये जी भी बताती है कि वो अपने स्कूल के अंदर टीचर है और उसे बोलती है कि भला होंगजू ने तुम्हें कैसे पहचाना होगा, क्योंकि तुम पहले से भी ज़्यादा हैंडसम हो गए हो। फिर वो टाइम देखकर बोलती है कि भला ये होंगजू अभी तक क्यों नहीं आई, और उसे कॉल लगाने ही वाली थी, लेकिन ड्रंक होकर टेबल पे ही सो जाती है। इधर हम होंगजू को देखते हैं, वो जब यहाँ पर आ रही थी तभी उसे उसकी बॉस का मैसेज आता है। वो किसी पार्टी में जाकर उसे किसी को गिफ्ट देने के लिए बोलती है, इसलिए अब होंगजू उस पार्टी में जाकर वहाँ का जो डायरेक्टर होता है उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और गिफ्ट देती है। और जब वो यहाँ से निकल रही होती है तब वो लोग उसे जाने नहीं देते। वो उसे खींचकर साथ में पार्टी करने के लिए कहते हैं, जहाँ पर वो जुनहो को देखती है, जैसे सभी लोग उसकी नई बुक की सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। उसे देखते ही होंगजू का फेस चेंज हो जाता है और वो डेस्परेटली अब वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन जुनहो उसे देखते ही उसके पास आकर उसे पूछता है कि तुम कैसी हो। सीन अब वापस से रेस्टोरेंट का आता है, जहाँ पर ये जी पूरी तरीके से ड्रंक होकर सर टेबल पर रखकर सो रही थी, इसीलिए अब सांग योंग के साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। वो उसे बोलता है कि इस बार लास्ट टाइम की तरह बिना गुड बाय किए मत चले जाना। तभी होंगजू वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हालत में आती है और योंग को देखकर बोलती है कि आजकल तुम मुझे हर जगह पर क्यों मिल रहे हो। वो एजी को देखकर उसके सर को पेट करने लग जाती है और अपने बालों को थोड़ा ठीक करके कहने वाली होती है कि वो आज उसके फर्स्ट लव से मिली, लेकिन सांग उसके मुंह में खाना ठूस देता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी था, इसलिए वो इधर उधर कूदने लग जाती है क्योंकि उसे वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी लग रहा था। तभी सांग योंग से पूछता है कि वो कहाँ पर रहता है, तो बता देता है कि वो ओबुक दोंग में रहता है। तो सांग बताता है कि होंगजू भी वही रहती है, इसलिए तुम उसे लेकर चले जाना और मैं येजी को लेकर चला जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि होंगजू ड्रंक हालत में एक स्टोर से सामान लेकर आती है और योंग उसके पीछे पीछे चल रहा होता है, पर तभी उसे रास्ते में अपना स्कूल नजर आता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और याद करने लगती है कि वो पहली बार कैसे मिले थे। जिसकी बातें सुनकर योंग हंसने लग जाता है, जिसे ऐसे देखकर होंगजू से बोलती है कि तुम तो योंग नहीं हो, क्योंकि वो कभी भी ऐसे स्माइल नहीं करता था। तो योंग उसे बोलता है कि तुम मेरे बारे में ऐसे सोचती हो, और ये बताओ तुमने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कहाँ पर कर ली। तो वो उसे बोलती है कि क्या तुम्हें याद है, मैंने हाई स्कूल में तुम्हारे बैग के अंदर एक बुक रखी थी। जब वो इस बुक का नाम लेता है तो बोलती है कि हाँ, उसी बुक में लिखा हुआ था कि फर्स्ट लव बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही बार होता है, और फर्स्ट लव एक फ्रीज्ड फूड की तरह होता है। अगर हम उसे फ्रीज़र में ना रखें तो वो गल जाता है और एक्सपायर हो जाता है, और फर्स्ट लव एक फ्रीज्ड फूड की तरह होता है, जिसे जब तक तुम फ्रीज़र में स्टोर करके रहोगे तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही तुमने उसे बाहर निकाला तो वो ख़राब हो जाएगा। जहाँ पर वो इनडायरेक्टली उसे यही बोल रही होती है
कि वापस से अपने फर्स्ट लव से दोबारा कभी मत मिलना। अब जैसे ही होंगजो अपने घर के सामने पहुंचती है तो वो योंग को एक रामेन और डम्पलिंग्स का पैकेट निकाल कर खाने के लिए कहती है और ऊपर चढ़कर जाने लग जाती है, जिसे ऐसे देखकर योंग हैरान हो जाता है क्योंकि ये तो उसी का घर था। अब वो भी उसके पीछे पीछे ऊपर जाने लग जाता है। जैसे ही होंगजो अपने घर का पासवर्ड डाल रही थी तो वो टर्न होकर बीच में पूछती है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तो वो उसे सॉरी बोलकर कहता है कि मेरा लव तो ऑलरेडी पिघलने लग गया है। फिर हम वापस से उनके हाई स्कूल का एक सीन देखते हैं जहाँ होंगजो योंग के हाथ पर सो रही थी, जिसे ऐसे सोता हुआ योंग देखे जा रहा था। अगली सुबह अब जब होंगजो की नींद खुलती है तो उसका रूम पूरी मैसी हालत के अंदर होता है। वो अपना सर पकड़ कर कहती है कि कल मैंने एक मीनिया की तरह ड्रिंक की। वो याद करती है कि कैसे उसने पार्टी के अंदर जुनहो को देखा था, फिर उसने वहाँ के लोगों के साथ कितना ज़्यादा ड्रिंक की, जिसके बाद उसने योंग की वेलकम पार्टी में जाकर कैसी कैसी हरकतें की थी। वो फिर उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए आता है और कल मिलेंगे ये बोलकर चला जाता है। वहीं योंग अपने अंकल के लिए हैंगओवर सूप बनाता है जिसे वो खुश होकर पीते हैं। अंकल उससे पूछते हैं कि कल तुम्हारा क्रश के साथ टाइम कैसा गया, पर वो कुछ भी नहीं कहता। तो वो बोलते हैं कि ये सूप पीने के लिए क्या मैं अपनी ऊपर वाली फ्रेंड को बुला सकता हूँ, वो भी काफ़ी ड्रंक थी कल। लेकिन योंग चिल्लाकर मना कर देता है, जिसकी ऐसी हरकत से अंकल वो डर जाते हैं। पर फिर वो बोलता है कि अरे मैंने सिर्फ 2 ही लोगों के लिए बनाया है, जो सुनकर अंकल ओके बोलते हैं और सूप पीने लग जाते हैं। वहीं होंगजू के घर पर हाईजी मास्क वगैरह लगाकर आती है और उससे पूछती है कि कल रात तुम इतना लेट क्यों आई थी, तुमने कहाँ पर ड्रिंक की, तुम्हारी वजह से योंग को कितना बुरा लगा होगा ना। तब होंग उसे सब कुछ बताती है कि वो जुनहो से मिली, वो वहाँ पर उसे अवॉइड कर सकती थी लेकिन वहाँ के डायरेक्टर ने उसे जाने ही नहीं दिया। ये सुनते ही हाईजी चिल्लाकर कहती है कि वो कब वापस आया। तो होंग बोलती है कि कल मैंने उसको अच्छे से बेवकूफ़ बनाया, क्योंकि जब उसने मुझसे पूछा कि तुम कैसी हो तब मैंने उसे एक स्टिफ हंसी के साथ बोला कि मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ और मुझे पता ही नहीं था कि तुम कब वापस आए। तो हाईजी उसकी तरफ पिटीफुल तरीके से देखकर कहती है कि यहाँ पर तो किसी और ने ही अपना फूल बनवाया हुआ है, ऐसा समझ में आ रहा है। हाईजी बोलती है कि मैं उसे अभी फ़ोन लगाती हूँ और पूछती हूँ कि आखिर वो चाहता क्या है, लेकिन होंगजू उसे मना कर देती है कि ऐसा मत करो। फिर दोनों यहाँ पर योंग की बात करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर हाईजी बोलती है कि वो तो अब पहले से भी ज़्यादा हैंडसम और मैच्योर हो गया है। इस पर होंग बोलती है कि हाँ ऐसा लगता तो है, नहीं तो पहले वो कितना ज़्यादा ख़राब था कि उसने जब उसे लेटर दिया था उसके बाद योंग ने उसे रिप्लाई ही नहीं दिया, जिस वजह से हाईजी बहुत ही ज़्यादा रो रही थी और होंग ने उसे बोला था कि वो उसे लाइक करना बंद कर दे, लेकिन हाईजी नहीं मानी। इसलिए होंग से बोलती है कि मैं अभी तक उसे 10 लेटर दे चुकी हूँ लेकिन उसने एक का भी रिप्लाई नहीं किया, तुम ना एक काम करो कोई और डिसेंट सा लड़का पसंद कर लो अपने लिए। लेकिन वो फिर भी नहीं मानते और हमें दिखाया जाता है कि होंग कभी जब वो रनिंग कर रहा होता है तब उसे लेटर देती है, तो कभी वो बुक पढ़ रहा होता है। यहाँ तक कि मेल वॉशरूम के बाहर भी जाकर वो उसे लेटर पकड़ाती है और बोलती है कि ये मेरी फ्रेंड हाईजी की तरफ से है। वो उसे पढ़कर रिप्लाई देने के लिए बोलती है लेकिन उसने एक भी लेटर का अभी तक रिप्लाई नहीं दिया था। दूसरी तरफ योंग अपने अंकल से बोलता है कि उसे एक फेवर चाहिए, जो ऊपर लड़की रहती है उसे मुझसे सोल दिखाने लेकर जाने के लिए कहो। ये सुनकर अंकल उसे बोलता है कि तुम्हारे वापस जाने में ज़्यादा टाइम अब नहीं बचा है, 2-3 दिन में चले जाओगे, तो भला ये टाइम तुम अपने फर्स्ट लव के साथ क्यों नहीं स्पेंड करते। लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। तो योंग उन्हें मासूम शक्ल बनाकर भूलने लग जाता है कि मैं आपसे एक ही फेवर मांग रहा हूँ ना। इधर हाईजी बोलती है कि मैंने एक एस्ट्रोलॉजर से बात की थी, उसने कहा था कि मैं अब्रॉड में सेटल होंगी और तुम्हें नहीं लगता कि मेरी इंग्लिश इसीलिए इतनी अच्छी हो गई है, यानी कि अब मैं पक्का ही योंग के साथ यूएस जाने वाली हूँ, मेरी लाइफ उसके साथ वहाँ पर स्पेंड करने के लिए। और दोनों एक्साइटेड होकर कहते हैं कि उन्हें अच्छी फीलिंग नजर आ रही है। तभी होंग को अंकल वुक का कॉल आ जाता है कि क्या तुम मेरे नेफ्यू को घुमाने के लिए लेकर जा सकती हो। होंग बोलती है कि वही बच्ची है जिसकी तुमने फोटो भेजी थी, मैं उसे ज़रूर लेकर जा सकती हूँ। जहाँ पर योंग भी फ़ोन स्पीकर पर होने की वजह से बात ही सुन रहा था और सोचता है कि इसने बच्ची क्यों कहा, तो वो उसे भी साथ में आने के लिए कहता है। अब वो बात करने के बाद योंग से बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम इन दोनों को जानते हो और हाईजी तुम्हारा फर्स्ट लव है क्या। लेकिन योंग कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता। इधर होंग जी से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ कल चलोगे, लेकिन वो मना कर देती है और बोलती है कि मुझे कुछ काम है इसलिए तुम ही जाओ। अगली सुबह योंग फटाफट से उठकर अच्छे से एकदम रेडी हो जाता है। तभी होंग घर की डोरबेल बजाती है। जैसे वो दरवाज़ा खोलता है तो वो उसे देखकर शॉक रह जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे। वो बोलता है कि क्यों मेरे यहाँ पर होने से कोई प्रॉब्लम है, और वो कहती है कि नहीं मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस दरवाजे से बाहर निकलोगे, और वो बच्ची कहाँ पर है। योंग बोलता है कि कौन सी बच्ची तुम मुझे घुमाने के लिए लेकर जा रही हो। तो होंग भी यहाँ पर उसे उस बच्ची की फ़ोटो दिखाती है। तो योंग बोलता है कि ये उसकी बचपन की फ़ोटो है। वो बोलती है कि तुम तो इतने बड़े हो, खुद भी घूम सकते हो ना, और जा रही होती है। वो उसे बोलता है कि तुम फिर से अपना प्रॉमिस तोड़ रही हो, जो सुनकर वो उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। अब जैसे ये लोग घर से बाहर की तरफ जा रहे थे तभी होंग ये जी को कॉल लगाती है बताने के लिए कि उसके साथ कौन जा रहे हैं, लेकिन उसका फ़ोन बिजी आ रहा था और योंग यहाँ होंग जी को ड्राइव करने के लिए कहता है।
इसीलिए वो वापस से उसे कॉल भी नहीं कर पाती। इधर हाईजी मसाज के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सब जगह पर ऑलरेडी बुकिंग हो रखी थी। इस वजह से वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट होकर सोचती है कि योंग को पता नहीं है क्या काम आ गया है, मेरे साथ नहीं चल रहा। उसकी वजह से मैंने अपने संडे पर कोई भी प्लान नहीं बनाया। और अब वो जैसे ही होंगजू को कॉल करने वाली थी, तभी उसके डैड आकर उसे अपने साथ कहीं पर चलने के लिए बोलते हैं, जिस वजह से वो और फ्रस्ट्रेट हो जाती है और होंग को कॉल नहीं कर पाती। दूसरी तरफ जब ये दोनों कार में होते हैं तो वहाँ पर होंगजू तो काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रही थी। तो योंग उसे बोलता है कि वो परेशान ना और वो उसे बच्चे की तरह ट्रीट कर सकती है। इसीलिए होंग अब जैसे उस बच्चे को घुमाने वाली थी, ठीक वैसे ही वो उसे अम्यूजमेंट पार्क में लेकर जाती है, जहाँ पर दोनों बहुत सारी एक्साइटिंग राइड्स में जाकर एंजॉय करते हैं। पर जब योंग को थोड़ा सा डिजी फील हो रहा था तो वो उसके लिए कुछ मेडिसिन लेकर आती है और फिर से हाईजी को कॉल करती है, लेकिन वो उसका फ़ोन नहीं उठाती। इधर हाईजी अपने डैड और सन नाम के लड़के के साथ हाइकिंग पर गई हुई थी। ये वही लड़का था जो कि होंग के साथ ब्लाइंड डेट पर गया था, जहाँ पर वो बेचारी तो बहुत ज़्यादा थक गई होती है और बोलती है कि पता नहीं लोगों को हाइकिंग करना क्यों पसंद है, क्या ही है यहाँ पर ये पहाड़ और मिट्टी के अलावा। तभी उसका पैर एक पत्थर में लगता है, जहाँ मोच आने की वजह से वो गिरने ही वाली थी, लेकिन सन उसे पकड़ लेता है, जहाँ उसे अपने इतने क्लोज देखकर वो स्माइल करती है। अब जैसे वो उसकी मोच ठीक करने के लिए उसके पैर को देखता है, तभी पता नहीं उसे क्या हो जाता है, वो अचानक से उसका पैर पटक देता है ताकि हाईजी को ये न लगे कि उसकी कोई और इंटेंशंस है। लेकिन उसके ऐसा करने की वजह से वो वापस से गिरने वाली होती है, तो वो सपोर्ट के लिए उसके बाल पकड़ लेती है और दोनों साथ में नीचे गिर जाते हैं। ऐसा करने के लिए दोनों एक दूसरे से सॉरी बोलते हैं। जिन दोनों को इतना पीछे रह जाता हुआ देखकर डैड उन्हें बुला रहे थे, इसीलिए हाईजी सॉन्ग को जाने के लिए बोलती है क्योंकि वो कुछ देर वहीं पर आराम करने वाली थी। तभी उसे होंगजू का मैसेज आता है कि वो यकीन नहीं करेगी कि उसके साथ में अभी कौन है, लेकिन वो उसकी बात में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती। उसी वक्त उसे एक और मैसेज आता है कि मैं वापस आ गया और मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। जो मैसेज पढ़ते हो काफ़ी स्पीड से भागने लग जाती है और अपने डैड से भी आगे निकल जाती है, जिसे ऐसे देखकर वो भी हैरान थे। इधर होंगजू योंग के साथ स्पाइसी रामेन खाने का चैलेंज रखती है, जो देखकर योंग को उस दिन की बात याद आती है कि कैसे जब वो ड्रंक थी तो वो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं खा पा रही थी। अब उसको लगता है कि ये चैलेंज तो वो आसानी से जीत जाएगा, इसीलिए बोलता है कि जो भी जीतेगा उसको विनर की एक विश पूरी करनी पड़ेगी, जिसके लिए होंगजू भी मान जाती है। लेकिन उसे थोड़ा सा खाते ही बेचारे योंग की हालत ख़राब हो जाती है और वो पानी पी लेता है और उसे बोलता है कि उस दिन तो तुम सांग की बनाई हुई डिश बिल्कुल भी नहीं खा पा रही थी, जो कि तुम्हें बहुत स्पाइसी लग रही थी। तो वो उसे बताती है कि ड्रंक होने की वजह से ऐसा होता है। उसकी सेंसेस कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो जाती है और कहती है कि अब तुम्हें मेरी एक विश पूरी करनी पड़ेगी। इसीलिए वो उसके विश के अकॉर्डिंग उसे एक एंशिएंट सी जगह पर लेकर जाता है, जहाँ पर सभी लोगों ने ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए थे। ये दोनों भी अब वैसे ही कॉस्ट्यूम वगैरह पहनकर आ जाते हैं और होंगजू से बोलती है कि अगर कोरिया आए और यहाँ पर घूमने नहीं आए तो भला क्या ही कोरिया घूमे, और फिर उसे अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए कहती है। तो वो उसकी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक करने लग जाता है, लेकिन वो सिर्फ उसके फेशियल एक्सप्रेशंस की फ़ोटो ले रहा था। जब उन फोटोज़ को देखती है तो बोलती है कि अरे ऐसे नहीं, मेरी पूरी फ़ोटो आनी चाहिए, जब तक तुम अच्छी फ़ोटो नहीं खींचते मैं तुम्हें बार बार फ़ोटोज़ खींचने के लिए बोलूँगी। पर वो उसकी फ़ोटोज़ को जूम करके देखने लग जाता है और बोलता है कि सारी अच्छी तो हैं। फिर वो बैठकर उससे और फ़ोटोज़ खिंचवाने लग जाती है, जहाँ पर उसका बन ख़राब होता है। इसलिए वो बाल खुलकर फिर से अपना बन बनाती है। जिस मोमेंट में वो उसे देखता ही रह जाता है, तभी उसे होंग के फ़ोन पर कॉल आता है। वो उसे दिखाता भी है जिस पर ये लिखा हुआ था कि अगर तुमने फ़ोन पिक किया तो तुम एक क्रैप हो। तो देखकर होंगजू बोलती है कि हाईजी तुमने कब चेंज किया। तभी योंग उसके हाथ से फ़ोन ले लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें क्रैप नहीं बनने दूंगा, और होंगजू भी उसे हाँ बोलकर अपना फ़ोन रखने के लिए बोलती है। वो फिर दूसरी साइड में जाकर उसे फ़ोटोज़ लेने के लिए बोलती है। योंग तो मना कर रहा होता है, लेकिन होंगजू उसे स्माइल करते हुए जल्दी आने के लिए बोलती है, तो उसे जाना पड़ता है। लेकिन वो अभी भी उसे सेटिस्फाइड नहीं थी, इसीलिए बोलती है कि तुम रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ कि अच्छी फ़ोटोज़ कैसे लेते हैं। अब जैसे ही वो खड़ा होता है तो वो नीचे बैठ कर उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करने लग जाती है, जहाँ वो फ़ोटो खींचते खींचते कुछ ज़्यादा ही नीचे बैठ गई थी और वो गिरने ही वाली थी। उसे ऐसे देख कर योंग हंसने लग जाता है और वो हंसते हुए उसकी फ़ोटो क्लिक कर रही थी। शाम को हम देखते हैं कि हाईजी अपने घर के बाहर खड़ी हुई थी और होंगजू उसके पेरेंट्स से बात करके जैसे ही घर से बाहर आता है तो हाईजी उसे वहाँ पर मिलती है, जहाँ वो उसे बताता है कि उसने आज होंगजू को कॉल किया था, लेकिन उसने उसका फ़ोन नहीं उठाया। तभी हाईजी कहते हैं कि तुम कितने बड़े जर्क हो, तुम खुद ही उसे 3 साल पहले छोड़कर अब्रॉड चले गए थे और फिर से अब उसकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हो। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। वो अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश है और वो आज डेट पर गई थी, इसीलिए उसने तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाया। जिसे ऐसे देखकर वो हंसते हुए बोलता है कि तुमने अपने चेहरे पर जो कुछ भी करवाया है उसके बाद तो तुम्हारी पर्सनालिटी एकदम चेंज हो गई है। ये बोलकर यहाँ से चला जाता है और आईजी कहने लग जाती है कि इतना साइको इंसान वाला राइटर कैसे हो सकता है।
सीन अब वापस से होंगजू और योंग पर आता है, जो कि जब वहाँ से शाम को निकलते हैं तो होंगजू बोलती है कि वेदर की वजह से हम आज का हाईलाइट नहीं कर पाएंगे। तभी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और वो कार में जाते हैं और इस बार योंग कार ड्राइव करता है, जहाँ कार में वो आज की सभी फोटोज़ को देखकर कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें भी सेंड कर दूंगी। फिर योंग उसे लेकर रिवर के पास जाता है, जहाँ होंगजू उसे बोलती है कि आज की हाईलाइट यही था कि यहाँ पर आकर फ्राइड चिकन खाना, लेकिन शायद वो नहीं हो पाएगा। योंग अब यहाँ पर उसे कल के बारे में बात करना चाह रहा था, लेकिन उसके बोलने से पहले होंगजू बोल देती है कि मुझे पता है कि तुम्हें क्या बोलना है, और फिर उसे माफ़ी मांगती है कि मुझे कल तुम्हें चाइल्ड बोलकर ऐसे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए था। जो सुनकर उसे रियलाइज़ होता है कि ये कल की बात कर रही है और कहता है कि अच्छा तुम इस बारे में बात कर रही थी, और हंसने लग जाता है। अब होंगजू यहाँ पर कार की तारीफ करने लग जाती है, तो फिर रैंडमली बटन दबाने लग जाती है जिससे उसकी सीट पीछे हो जाती है। लेकिन वो जैसे ही दूसरा बटन दबाती है तो उसे गलती से विंडो खुल जाता है। बाहर बारिश हो रही थी, इस वजह से वो गीली होने लगती है, जो देखकर योंग उसकी तरफ आकर विंडो को वापस से बंद कर देता है। लेकिन इस बीच में दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ गए थे और काफ़ी ऑकवर्ड हो जाते हैं। अब वो उसकी सीट को भी वापस से नॉर्मल कर देता है और उसे टिश्यू देता है क्योंकि वो थोड़ी सी गीली हो गई थी। अब ये लोग जैसे ही घर के बाहर पहुंचते हैं तभी होंगजू कार से उतरकर घर की तरफ जाती है, लेकिन बारिश तेज हो रही थी, इस वजह से वो ऊपर ना जाकर योंग के घर के सामने ही खड़ी हो जाती है। योंग भी कार से उतरकर उसके पास आकर खड़ा हो जाता है, जहाँ वो देखता है कि होंग के शोल्डर पर पानी गिर रहा था, इसलिए वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है। इस बीच में दोनों वापस से थोड़ा सा शाई फील करने लग जाते हैं। तभी होंग की नज़र वहाँ पर रखे अम्ब्रेला पर जाती है, इसीलिए वो अम्ब्रेला बोरो करके ऊपर जाने लगती है, जिसे जाते हुए योंग कहता है कि हम साथ में फ्राइड चिकन खाने चलेंगे, तो वो उसे हाँ बोलकर चली जाती है। और योंग घर के अंदर आकर सोच रहा होता है कि मैं बिल्कुल ही पथेटिक हूँ जो कि मैंने उसे चिकन खाने की बात की साथ में। इधर होंगजू भी अपने रूम में जाकर बहुत ज़्यादा शाई फील कर रही होती है। वो खुद से कहती है कि कोई अगर चिकन खाने के लिए पूछे तो वही बात इतनी अच्छी भी लग सकती है कि ऐसा इसीलिए कि वो इतना हैंडसम है। आज तो मुझे ऐसा लगा था कि जैसे वो मुझे किस करने वाला है, और बहुत ही ज़्यादा शाय होकर सोने के लिए चली जाती है। इधर हम योंग को देखते हैं, जो कि जब काउच पर लेटा हुआ था तभी उसे होंगजू पिक्चर्स भेज देती है, जिनमें से एक पिक्चर में वो स्माइल कर रहा था। ये देखकर वो खुश हो जाता है और फिर हमें यहाँ से 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जब होंगजू उसे लाइब्रेरी में पूछ रही थी कि उसने अभी तक लेटर का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। तो वो उसे बोलता है कि मेरा रिस्पॉन्स ना देने का मतलब भी एक रिप्लाई ही है। पर होंगजू उसे थोड़ा चिल्लाकर बोलती है कि तुम जो भी फील करते हो उसकी फ्रेंड को बताने के लिए। वो उसे ये भी कहती है कि तुम किसी को लाइक नहीं करते, इसीलिए तुम्हें ये सब नहीं पता, और अगर मैं हाईजी की जगह होती तो तुम्हें कभी भी लाइक नहीं करती। जो सुनकर वो गुस्सा होकर कहता है कि अपनी फ्रेंड को बोल देना कि उसके पास लेटर लिखने का टाइम है, इससे बेटर है कि वो अपनी कोरियन लैंग्वेज को थोड़ा सा सुधार ले। जो बात सुनकर होंगजू नाराज़ होकर यहाँ से चली जाती है। अब जब ये लोग क्लास में पढ़ रहे थे तो सांग योंग से इसके बारे में पूछता है कि तुमने ऐसे सच में बोला, तुम इतने बड़े जोक तो नहीं हो, और पहले भी तुमने इतनी लड़कियों को लेटर रिजेक्ट किया है, पर इस बार तुम बार बार वो लेटर्स रिसीव कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार तुम्हें वो लेटर्स लेकर खुशी हो रही हो। तभी वो याद करता है कि जब भी होंगजू से लेटर देने के लिए आती थी तो बहुत ज़्यादा खुश होता था। ऐसे ही एक बार जब होंगजू लाइब्रेरी में होती है तो उसे लाइब्रेरी के अंदर अपनी कुछ नॉवेल्स भी ऐड करानी थी, जिसके लिए वो एक रिकमेंडेशन लेटर लिख रही थी, लेकिन वो उसे लिखते लिखते अपने हाथ पर सर रख कर ही सो जाती है। जब उसे योंग ऐसे देखता है तो वो यहाँ से जाने वाला था, लेकिन उसी वक्त होंगजू का सर भी टेबल में लगने वाला था, पर वो अपना हाथ बीच में लेकर आ जाता है। लेकिन जैसे उसे रियलाइज होता है कि वो ये क्या कर रहा है तो वो अपना हाथ हटा लेता है और उसे सोने देता है। फिर वो उसका लेटर पढ़ता है, जो कि उसने इतनी मेहनत करने के बाद भी ठीक से नहीं लिखा हुआ था, इसीलिए वो खुद ही अब उसके लिए एक बढ़िया सा रिकमेंडेशन लिख देता है और उस रिक्वेस्ट को सबमिट करके चला जाता है। जब वो उठती है तो सोचती है कि यार उसने लेटर तो लिखा था, लेकिन वो कहाँ गायब हो गया। प्रेजेंट में अब योंग काउच पर लेटे हुए सोच रहा था कि उसे फ्राइड चिकन खाने के लिए कब जाना चाहिए। अगले दिन अब होंग अपने ऑफिस जाती है, जहाँ वो अपने कलीग्स को विश करती है, लेकिन सभी लोग उसे इग्नोर कर रहे थे, कोई भी उसे कुछ नहीं बताता कि क्या हुआ है। तभी उसे उसकी बॉस अपने कैबिन में बुलाती है और बताती है कि उनकी एनिवर्सरी का प्रोग्राम फिक्स हो गया है। साथ ही बताती है कि हम इन राइटर की नॉवल को ड्रामेटाइज करेंगे। और जैसे ही वो वहाँ पर देखती है तो ये पर्सन जुनहो था। वो उसे स्माइल करते हुए यहाँ पर हाय बोलता है, पर वो उसे देखकर शॉक हो जाती है और याद करती है कि कैसे 3 साल पहले जब वो एयरपोर्ट पर उसके पीछे गई थी और वो उसे बोल रही होती है कि वो उसे छोड़कर ना जाए, उसने अगर कुछ गलत किया है तो वो उसे बताए, वो उसे सुधारेगी। लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बोलता और बिना उसकी तरफ देखे ही वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंट में अब ये सभी लोग काम की बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर जुनो बोलता है कि होंगजू मेरे आगे के काम में मदद कर देगी, पर होंगजू बोलती है कि मैं क्यों करूँगी, जो प्रोडक्शन का काम होता है मैं सिर्फ वही करती हूँ। ये सुनकर उसकी बॉस को लगता है कि कैसे जवाब दे रही है, पर वो अभी भी यहाँ पर स्माइल कर रही थी। और जैसे ही उनकी बात खत्म होती है तो जुनो बाहर आ जाता है
और होंगजू भी रेस्टरूम का बोलकर बाहर उसे बात करने के लिए जाती है। दोनों अब एक कैफे में होते हैं जहाँ पर होंगजू उसे ये सब करने के लिए मना करती है। तो जुनो बोलता है कि अरे तुम ही ने कहा था कि हम साथ में काम करेंगे जब मेरी नॉवेल ड्रामेटाइज होगी। तो इस पर होंगजू बोलती है कि वो मैंने ब्रेकअप से पहले कहा था। तो जुनो कहता है कि हमारा ब्रेकअप तो हुआ ही नहीं था ना, मैं सिर्फ अपनी नॉवेल की रिसर्च के लिए अब्रॉड गया था और तुम मुझे अभी तक पसंद करती हो ना, अब मैं आ गया हूँ। जिसके बाद हम योंग को अंकल वुक के ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर वो उनसे कहता है कि वो किसी काम की वजह से यहाँ पर एक और वीक रहने वाला है। अंकल बोलते हैं कि सारा काम तो हो गया है ना, कहीं तुम अपनी फर्स्ट लव के लिए तो यहाँ पर नहीं रुक रहे हो, और हाईजी तो इतनी भी प्रिटी नहीं है। अब ये लोग बात करते करते चल रहे थे, तब ये कैफे के बाहर जुनो और होंग को देख लेते हैं। उसे देखकर अंकल वो गुस्सा होकर कहने लग जाते हैं कि ये जर कब वापस आया और आखिर होंगजू के साथ क्या कर रहे हैं। योंग उसके बारे में पूछता है तो बताते हैं कि ये उसका एक्स बॉयफ्रेंड है जो कि उसे छोड़कर अब्रॉड चला गया था। तभी होंग कैफे से बाहर आती है और उन दोनों को वहाँ पर देखती है। उसे देखकर अंकल वो पूछते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी जुनो भी बाहर आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे अभी भी लाइक करती हो, लेकिन वो हाथ छुड़ाकर सिर्फ उसे काम की बात करने के लिए कहती है। और जब वो नहीं मान रहा होता तो योंग बीच में आकर होंगजू का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारा रबर बैंड कल मेरी गाड़ी में छूट गया था, चलो उसे जाकर ले लो। जो सुनकर होंगजू भी हाँ बोलती है और हाथ पकड़कर उसे यहाँ से लेकर चली जाती है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।